नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। आप देख रहे हैं मेरे साथ संकेत उपाध्याय और डॉक्टर कार्तिकेय बत्रा के साथ एक और एपिसोड जिसका नाम है द रेड माइक पाठशाला। आज की पाठशाला में हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी के बारे में। क्या एक ऐसी स्थिति आ गई है कि अपना थोड़ा बहुत मोमेंटम वापस पाते हुए देख करके, यानी कि लोकसभा 2024 में 99 पर आ जाने के बाद एकदम से इतनी खुमारी में चली गई कांग्रेस पार्टी कि उसके बाद आप सिर्फ नीचे ही जाते चले जा रहे हैं। उस लोकसभा जीत के बाद कांग्रेस के पास कोई भी ऐसी उपलब्धि बड़ी गिनाने को अब नहीं रही है जिसको लेकर के वो लोगों के सामने जाए। बहुत सारे विधानसभा चुनाव हुए, उनका नतीजा आपने देख लिया। इसके अलावा बहुत सारे लोकल बॉडी इलेक्शंस भी हो रहे हैं जहां भी कांग्रेस के हाथ में कोई बहुत ज्यादा सफलता हाथ आई नहीं है। तो ऐसा क्यों है, और जानने की कोशिश करेंगे डॉक्टर कार्तिकेय बत्रा से कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हाथ ही अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार रहा है। डॉक्टर बत्रा, मैं चाहूंगा कि आप विश्लेषण के माध्यम से हमें बताएं कि कांग्रेस उसकी 99 जो एक रिजरेक्शन जैसा दिख रहा था और उसके बाद से जो एक साल बीता है वो कैसा गया। तो संकेत, थैंक यू। कुछ समय हो गया पाठशाला किए। उसका कारण ये है कि बीच बीच में थोड़ा सा होमवर्क करने के लिए हम जैसे लोगों को छुपना पड़ता है, दिमाग लगा के बात करने के लिए। और वैसे भी कोई इलेक्शन नहीं चल रहा, तो टॉपिक्स बहुत सारे भी हैं और ज्यादा है भी नहीं। मतलब ये पैराडॉक्स है एक। तो इसलिए हमने आज सोचा एक ऐसे टॉपिक पे ठंडे दिमाग से बात की जाए जो इलेक्शंस के शोर में कहीं ना कहीं खो जाती है चीज, जो है लॉन्ग टर्म ट्रेंड। कि हम इलेक्शन टू इलेक्शन जब हम एनालिसिस करते हैं तो ये एक ऐसा पीरियड है जब कोई स्टेट इलेक्शन नहीं है, तो अब हम पिछले कुछ महीनों का या कुछ सालों का एक ब्यौरा ले सकते हैं। और उसी कड़ी में ये कांग्रेस का जो एनालिसिस है, ये मुझे लगता है बहुत फिट बैठता है कि आपने जैसा कहा कि वो पार्टी जो 200 से ऊपर सीटें 2009 में लाई, वो 14 में 44 और 19 में 52 सीटों पर सिमट गई। अब इसमें मैं वोट शेयर की बात अगर करूं तो 44 और 52 सीटों में वोट शेयर कुछ खास फर्क नहीं था। फिर 2024 में कुछ ऐसा होता है जिसकी उम्मीद, देखिए मुझे लगता था कांग्रेस की सीटें बढ़ेंगी, पर वो कितनी बढ़ेंगी ये समझ में नहीं आ रहा था। एक 75-80 का एक कंजर्वेटिव था कि मिनिमम, बट 99 अपर एंड पे था किसी भी एस्टिमेट के जो कांग्रेस के लिए आ रहा था। कांग्रेस का वोट शेयर भी बढ़ा, कांग्रेस के कुछ मैसेजिंग जो थी वो रेजोनेट भी करी। इसमें विपक्ष में जो एक क्या कहेंगे यूनिटी थी लोकसभा में, वो भी काम आई। बीजेपी की तरफ से कुछ गलतियां, आरएसएस की तरफ से एक विड्रॉल होना सपोर्ट का, और की राज्य की स्टेट्स जहां कांग्रेस ने इनरोड्स किए 2024 में, उसमें थे महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, झारखंड या बिहार। कई जगहों पे कांग्रेस ने, हरियाणा, कई जगहों पे कांग्रेस ने स्वयं इनरोड्स किए, जैसे हरियाणा, राजस्थान और कर्नाटक। ये बीजेपी के खिलाफ बोल रहा हूं मैं। और कई ऐसे राज्य थे जहां पर एलाइज के साथ, जैसे कि बिहार और यूपी और झारखंड, वहां पे कांग्रेस ने इनरोड्स किए और बीजेपी को 240 पर ले आए। ये 99 सीटें आई और उसके बाद ऐसा लगा कि अब सिचुएशन कांग्रेस के लिए काफी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि कांग्रेस के सामने कुछ ऐसे राज्यों के इलेक्शन खड़े थे जहां कांग्रेस ने लोकसभा में बहुत अच्छा कमबैक किया था, मसलन हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और एक जम्मू कश्मीर भी था। ऐसा लग रहा था कि एक ऐसा चांस है कि कांग्रेस और अलायंस पार्टनर्स 4 में से 3 इलेक्शन तक जीत सकते हैं। लेकिन क्या हुआ, वहां जाने से पहले एक बार थोड़ा सा पीछे चलते हैं। अगर हम स्टेट असेंबली इलेक्शंस का रिकॉर्ड देखें कांग्रेस का 2014 से, अगर मैं दिखाऊं वो डाटा, तो ये जो ग्राफ है, अगर हम केवल इसी को दिखाएं स्क्रीन पर, मुझे लगता है तो ज्यादा क्लैरिटी आएगी कि 2 लाइंस हैं इस ग्राफ में। एक बैगनी रंग की जो बताती है कितने इलेक्शन हुए विधानसभा के किस साल में, और कितने इलेक्शन कांग्रेस जीती या कांग्रेस लेड अलायंस जीता या कांग्रेस जिस अलायंस का पार्ट था वो जीता, वो हरे में है। तो आप देखिएगा कि जो बैगनी और हरे लाइन का गैप है वो कितना बड़ा है कई सालों में, और वो गैप बताता है कि कांग्रेस कितने चुनाव हारी है। तो आप देखिए 15 के बाद 16, 17, 18 में
थोड़ा सा कांग्रेस बेहतर करती है, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश जीतती है, लेकिन आप गैप देखिए 15, 16 और 17 में कितना बड़ा होता जाता है कि कांग्रेस इलेक्शन हारती जाती है। फिर 18 में एक रिसर्जेंस होता है, 19 में थोड़ी सी रिकवरी, लेकिन फिर आप देखिए कि 21 और 22 में फिर से वो गैप बढ़ने लगता है। और हालांकि कांग्रेस का इलेक्शन का जो अपटिक है हरा वाला वो थोड़ा सा बढ़ रहा है, आप देखिए 20-21 के बाद वो थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। 20-21 में आप तमिलनाडु जीते, 22 में हिमाचल, 23 में तेलंगाना, कर्नाटक, लेकिन वो गैप बहुत बड़ा है अभी भी। तो ऐसे में अगर कांग्रेस जीतती है लोकसभा इलेक्शन में तकरीबन 100 सीटें, तो ये गैप क्लोज करने का कांग्रेस के पास बहुत बड़ा एक मौका था। और इसमें एक चीज और समझिए कि सत्ता तो है ही, साथ में आपके काडर का मोटिवेशन तो है ही, लेकिन एक वो पार्टी जो केंद्र में सत्ता में नहीं है, वो जितने राज्य जीतती है उसको संसाधन के तौर पर भी उतनी सहूलियत होती है। ये बात भी हमें माननी पड़ेगी, ये हमारे पॉलिटिक्स सच्चाई है, चाहे कड़वी सच्चाई हो। तो ऐसे में लोकसभा इलेक्शन के बाद कांग्रेस के सामने हरियाणा खड़ा है, जहां बीजेपी की जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है, मुख्यमंत्री को लोकसभा इलेक्शन से पहले हटाया जाता है, कांग्रेस 10 में से 5 सीटें ले आती है, जहां पिछली बार वो 10 में से 0 सीटें लाई थी। कांग्रेस में तो ऐसा हरियाणा तो लगता है कि एकदम सरकार बननी तय मानो, और बस ये देखना है कि मुख्यमंत्री कौन, और यही कांग्रेस की गलती हो जाती है। आप बात करें महाराष्ट्र की, एक ऐसा राज्य जहां बीजेपी की 100 तोड़फोड़ के बावजूद लोकसभा में जो ये इंडिया गठबंधन है वो 48 में से 30-31 सीटें ले आता है। और फिर लगता है कि देखिए अब महाराष्ट्र इज आल्सो गोइंग टू गो द सेम वे इन द असेंबली इलेक्शन। आप बात करें झारखंड की, ये इंटरेस्टिंग है, झारखंड लगता है कि टफ है इंडिया अलायंस के लिए, क्योंकि हेमंत सोरेन की सरकार ज्यादा पॉपुलर नहीं है, लेकिन उनका अरेस्ट होता है, चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बनते हैं, वो झारखंड में जो अलायंस पार्टनर्स है वो 14 में से 5 सीटें ले आते हैं, पिछली बार केवल 2 लाए थे, उनका वोट शेयर बढ़ता है ट्राइबल बेल्ट में खासकर। चंपई सोरेन चले जाते हैं बीजेपी में, तो बीजेपी को लगता है अब ट्राइबल वोट भी हमारे पास आएगा, तो लगता है कि इंडिया अलायंस के लिए झारखंड एक्चुअली प्रॉब्लमैटिक है। जम्मू कश्मीर ऐसा लगता है कि एनसी और उमर अब्दुल्ला आगे निकाल जाएंगे, कांग्रेस कितना अच्छा करेगी जम्मू में ये देखना अहम होगा। अब देखिए सब में जहां जहां कांग्रेस लीड करती है अलायंस को, या कांग्रेस जो सोल कंपेटिटर है, हरियाणा और महाराष्ट्र बुरी तरह हार जाता है। बुरी तरह का मतलब, बुरी तरह दो अलग तरीके से बुरी तरह। महाराष्ट्र में तो स्वीप हो जाती है बीजेपी और अलायंस पार्टनर्स की, और हरियाणा में बुरी तरह क्यों? क्योंकि आप चुनाव बीजेपी को दे देते हैं सजाकर थाली में आखिरी कुछ दिनों में। इस बात पर मैं बहुत चर्चा कर चुका हूं आपके साथ। इनफैक्ट हमारी पाठशाला का एक सबसे जो चर्चित एपिसोड है वो इसी पर है कि कैसे हरियाणा में पॉलिटिकल पंडित और एनालिस्ट ज्यादा गलत नहीं थे, लेकिन अगर कमेंटेटर बोले कि ये बॉल कैच जा रही है फील्डर के हाथ में, और फील्डर बोले कि भाई कैच पकड़नी ही नहीं मुझे, तो कमेंटेटर गलत नहीं थे, लेकिन आखिरी मोमेंट में अगर आप कैच ही ना पकड़े तो फिर वो तो फिर आपके और बॉल के बीच की बात है। तो हरियाणा में आप ऐसे बुरी तरह हारते हैं, महाराष्ट्र में आप स्वीप हो जाते हैं। वही वो चुनाव जहां अलायंस पार्टनर्स आगे हैं, झारखंड में जबरदस्त जीत, और कैसे वो चुनाव लड़ा गया, मैं जमीन पर था, वो जेएमएम ने बहुत अच्छे से चुनाव लड़ा। जम्मू कश्मीर में कहने को इंडिया अलायंस की सरकार बनती है, मैं क्यों बोल रहा हूं कहने को, क्योंकि वो केवल अगर आप देखेंगे एनसी के परफॉर्मेंस के दम पर कांग्रेस जम्मू में वाइप आउट हो जाती है बिल्कुल। जम्मू और कश्मीर दो हिस्से, जम्मू और कश्मीर में कश्मीर मुस्लिम मेजोरिटी, जम्मू हिंदू मेजोरिटी, तो अलायंस ऐसे बनता है कांग्रेस और एनसी का, एनसी लेगी ज्यादा सीटें कश्मीर में और कांग्रेस लेगी जम्मू में। लेकिन कांग्रेस के भी जितने एमएलए आते हैं वो मोस्टली मुस्लिम एमएलए आते हैं, तो वो हिंदू सीटों में जीत ही नहीं पाती बीजेपी के साथ। अभी मैं वोट शेयर्स में नहीं जा रहा, मैं अभी केवल आपको एक बिग पिक्चर दे रहा हूं। वोट शेयर्स में जाएंगे तो और इंटरेस्टिंग बात, जैसे हरियाणा में अगर हम वोट शेयर की बात करें तो कांग्रेस का बहुत स्प्लेंडेड परफॉर्मेंस है, 19 के बनिस्बत उनका 11 परसेंटेज पॉइंट वोट बढ़ता है, और बीजेपी का केवल 2 परसेंटेज, लेकिन फिर भी वो कन्वर्ट नहीं कर पाते उस इलेक्शन को। तो कहने का मतलब है कि लोकसभा का मोमेंटम जनता ने दिया कांग्रेस को और अलायंस पार्टनर्स को, उसके बाद कांग्रेस की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसको कैश इन करके इजी स्टेट इलेक्शंस, हरियाणा में कहूंगा काफी इजी इलेक्शन, महाराष्ट्र शायद इतना इजी कभी नहीं होने वाला था, बिकॉज महाराष्ट्र में बहुत स्टेक्स आए सबके लिए। हरियाणा का इलेक्शन आपको जीतना चाहिए था,
महाराष्ट्र में आपको बेहतर परफॉर्मेंस देनी चाहिए थी। और झारखंड जम्मू कश्मीर में जैसा कि आपको मैंने कहा, झारखंड में आप चुनाव लड़े, जीते, जेएमएम का आपको फायदा हुआ, आपका जेएमएम को ठीक है, लेकिन जम्मू कश्मीर में, जम्मू में आप फिर आया दिल्ली। अब दिल्ली में तो आपकी जो, मतलब इसको कैसे कहें आयरॉनिकली, कि कांग्रेस वाले खुशी मना रहे थे कि आम आदमी पार्टी हार गई, लेकिन आपका अपना वोट शेयर तो केवल 4% से 6.25% पे आया ना। कहां गया वो मोमेंटम जो लोकसभा का बना था मोमेंटम, तो कहां गया? तो मुझे लगता है ये आज की तारीख में, और आपने फिर कहा लोकल चुनाव, अभी हरियाणा में 2-3 दिन चुनाव के रिजल्ट आए, कांग्रेस सारे मेयर इलेक्शन हार गई, 10 में से 9 जीती है बीजेपी, 1 इंडिपेंडेंट आए, जबकि कांग्रेस ने सिंबल पे लड़वाया था। कांग्रेस सिंबल पे लड़वाती नहीं है हरियाणा में मेयरल इलेक्शन, और उन्होंने ये स्टेप लिया कि इस बार थोड़ा मोटिवेट करते हैं वर्कर्स को कि हम हारे हैं असेंबली, लेकिन हार गए। फिर आप देखिए छत्तीसगढ़ में हारे हैं लोकल बॉडी इलेक्शन। अब एक जो पॉजिटिव थोड़ी सी खबर कांग्रेस के लिए बस आई है, जिसमें उसका उनका कुछ मतलब ज्यादा योगदान नहीं है, तो कुछ लोग कहेंगे है भी, कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार के बाद कांग्रेस की नजर अब पंजाब पर टिकी है कि अब अगर वहां आम आदमी पार्टी का मेल्टडाउन होता है तो वहां हमारी सरकार का कोई एक स्कोप 2027 में 27 में जी, लेकिन 27 से पहले हाँ। तो बहुत सारी चुनौतियां हैं, जैसे कि 2025 यानी कि इसी साल के अंत में बिहार है, वहां पर कांग्रेस क्या भूमिका निभाएगी? भाई हमें अच्छे से याद है कि 70 सीटें ले ली थी बार्गेन करके कांग्रेस पार्टी ने बिहार में 2020 में, डिलीवर नहीं कर पाए, वो बात अलग, मतलब वो स्ट्राइक रेट बहुत ही खराब था। इसके बाद 2026 में असम है, तमिलनाडु है, केरला है, पुदुचेरी है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि कांग्रेस के लिए अभी आगे तैयारी करके अपने आप को वॉर रेडी साबित करना के लिए इतने सारे मौके हैं। देखिए संकेत, बिहार की बात करें तो बिहार में कांग्रेस का एक सपोर्टिंग रोल है। आपने सही कहा, 70 में 19 सीटें लाए, स्ट्राइक रेट बहुत कमजोर था, लेकिन उसमें ना एक पेच था। अब ये क्यों हुआ ये मैं नहीं जानता, शायद कोई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट आपको बता पाए। वो 70 में से मेजॉरिटी सीटें ऐसी थी जो आरजेडी भी स्वयं 2-3 बार से नहीं जीत पा रही थी, वो एनडीए की ही पक्की सीटें थी। तो इफेक्टिवली कांग्रेस जो चुनाव लड़ रही थी वो 70 पे नहीं था, वो 30-35 सीटों पे ही चुनाव लड़ रही थी इफेक्टिवली। बट उन्होंने वो सीटें ले ली कि भाई हमारी इज्जत है, नेशनल पार्टी है। अब सीटें लेने के बाद अंदर खाने सीटें डिस्ट्रीब्यूट कैसे होती है, उसके फाइनेंशियल इंप्लीकेशन कैसे होते हैं, इसके बारे में मुझे लगता है दर्शक समझते ही होंगे कि सीटें पाना और उनको डिस्ट्रीब्यूट करने में भी एक पॉलिटिकल पार्टी की अपनी मशीनरी चलती है। तो हालांकि हमें लगेगा कि 70 सीटों को लेना बेवकूफी थी जब आपको 19 ही मिलनी थी, या इफेक्टिवली आपने 30-35 में चुनाव लड़ना था। वो पार्टी ही जानती है कि जो बाकी 35-40 सीटें जिस पर उनका बहुत कम चांस था, वो उन्होंने क्यों ली, पहली बात। दूसरी बात, 2024 के लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस ने बिहार में सीटें निकाली सके, मतलब मान के चलिए सासाराम जैसी सीट निकाली, सीमांचल में सीटें निकाली, और उसमें दो मतलब एक कहेंगे जो एक मेन डेमोग्राफिक का रोल था वो है एससी वोट। देखिए मुस्लिम यादव वोट था, और ईबीसी वोट को तेजस्वी यादव लाए थे अलग अलग तरह की सोशल इंजीनियरिंग से, लेकिन कांग्रेस का जो दलित वोट का जो एक कांग्रेस की तरफ रुझान बना था, उससे आरजेडी को भी फायदा हुआ और कांग्रेस को भी फायदा हुआ। तो बिहार का जो स्कोर लाइन अंत में बनता है 32-8 या 32-8 बनता है मेरे हिसाब से, वो देखने में लगेगा क्या है, तो 32 ले गया एनडीए, बट वही एनडीए पिछली बार 39 ले गया था। तो वो ड्रॉप है। लेकिन डॉक्टर बत्रा, यहाँ पर बात ये है ना कि देखिए आप जिस एससी वोट बैंक के सहारे आगे आए, उत्तर प्रदेश में भी आपने एक अच्छा सपोर्टिंग रोल निभाया, अच्छी भूमिका निभाई समाजवादी पार्टी के साथ। आपने और जगहों पर भी अपना गठबंधन में अपना पार्ट कम से कम प्ले किया। उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी बताई जाती है कि जो 400 पार और संविधान खत्म कर देंगे का नैरेटिव था, वो एक तरीके से कांग्रेस के पक्ष में गया। अब लेकिन इन चुनावों में वो खतरा नहीं है ना तो 400 पार का नारा लगाया जा रहा है, ना ही संविधान खतरे में है वाला नैरेटिव अभी जमीन पर बहुत सक्सेसफुली चल रहा है। तो आपको लगता है वो 2024 लोकसभा में एक वन ट्रिक पोनी की तरह, एक वन टाइम पासवर्ड की तरह, ओटीपी की तरह ये संविधान खतरे में है नैरेटिव चल पड़ा, और अभी आपके पास कोई इस तरीके का एक राजनीतिक गोंद नहीं है
जो वोटर्स को आपसे चिपका के रखे। ओटीपी अच्छा लगा मुझे। तो ऐसा हो सकता है वो ओटीपी हो और वो एक्सपायर कर गया हो, लेकिन वही बात है संकेत, अब ये मैसेजिंग वो कंटिन्यू क्यों कर रहे थे महाराष्ट्र के असेंबली इलेक्शन में मुझे नहीं पता। हरियाणा में हमने देखा कि दलित वोट छिटका है उनसे, और आरएसएस जब से एक्टिव हुई है स्टेट इलेक्शंस में, आप देखिए अब आरएसएस ज्यादा आगे दिखती है। मोदी जी तो आपको कहां दिख रहे हैं, मोदी जी थर्ड टर्म में अपने एक्टिव गवर्नेंस में आपको दिख रहे हैं? मतलब दिस इज अ क्वेश्चन आई एम ट्राइंग टू पोज टू यू जेन्युइनली। ही इज लुकिंग लाइक एक एब्सेंट प्राइम मिनिस्टर लग रहे हैं मुझे। सरकार चल रही है लेकिन क्या वो उतने हैंड्स ऑन है इस बार? मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। मुझे लगता है नहीं, सेकंड टर्म में देखिए 300 पार हो जाने के बाद सेकंड टर्म में, और खास तौर से चुनाव से पहले, सब कुछ मोदीमय हो गया था। नारे भी इस तरीके के हो गए थे कि हमें आरएसएस की जरूरत ही नहीं है, हम खुद कर लेंगे। तो ये रीथिंक, और यहाँ पर आपको बीजेपी की ये बात, या यूं कहें कि वो जो संघ परिवार है उसकी एक बात आपको देखनी होगी कि जो कुछ भी हुआ, जिस वजह से भी हुआ, जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं जिनके बारे में बात करती है विपक्ष, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। जैसे कि इन्होंने वोट मैनिपुलेट कर लिए, इन्होंने ईवीएम से पहले ही वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया, ये सब आरोप हैं, वो जब जांच होगी तब पता चलेगा। बट एज अ कोहेसिव यूनिट जिसमें आरएसएस अब सहयोग देगा, जिसमें आपके जो पूरा सिस्टम है, आपका जो पूरा जिसे कहते हैं ना पार्टी सेटअप है, संगठन, वो संगठन किस तरीके से ऑपरेट करेगा, उसमें आपको एक कोहेसिवनेस, एक मजबूती दिखी है। मुझे संकेत ये दिखता है कि जो सेटअप को फेस ने हाईजैक कर लिया था, वो फेस अब पीछे जाके सेटअप अब सामने वापस आ गया, और कांग्रेस अभी भी फेस को अटैक कर रही है। पीछे तो डॉक्टर बत्रा नहीं गए हैं, ठीक है ना। मतलब वो आप कोई भी मीटिंग ले लीजिए, उसमें बिना प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के कोई फैसला नहीं होता अभी भी बीजेपी में। कहीं भी आप अगर विदेश जाएंगे, जाहिर सी बात है, एज हेड ऑफ स्टेट प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत करने के लिए आज भी नाच गाना होता है, आज भी चेहरा वही है। कोई भी स्कीम लॉन्च होती है तो उनके नाम पर होती है। वो सारी चीजें अपनी जगह है, लेकिन हाँ, एक चीज जो मैं आपकी जिससे सहमत हूं कि जिस तीव्रता के साथ मोदी का चेहरा, मोदी की गारंटी और वो सारी चीजें प्रेजेंट की गई थी, वो शायद उस तरीके से नहीं हो रही है। हरियाणा की कैंपेनिंग में उतने अग्रेसिव नहीं दिखे, काफी कमी आई है संकेत उसमें। और मैं आपको ये बताऊं कि यही फर्क होता है एक मैच्योर मनूवर में और एक नॉट सो मैच्योर मनूवर में। जो आप कह रहे हैं कि मुझे लगता है वो विड्रॉ हो रहे हैं, आपको अभी भी ऑप्टिक्स में लग रहा है वो इतने विड्रॉ नहीं हो रहे, इसका मतलब उनको खींच नहीं रहे, उनको फेज आउट कर रहे हैं। क्योंकि अभी भी एक लॉयल वोटर है मोदी जी के नाम का, अगर आप उनको कंप्लीटली पीछे कर देंगे तो वो नाराज हो जाएगा। तो एक फेजिंग आउट दिख रही है मुझे, चाहे वो ग्रेजुअल हो, लेकिन वो है। मैं झारखंड हरियाणा में जब मैं गया इलेक्शंस देखने इस बार, तो मोदी जी के नाम पे उत्साह नहीं था, लेकिन एक ऐसा बीजेपी का वोटर ऐड हो गया है उनके कोर वोट में, जो कमल का वोटर नहीं है, वो मोदी का वोटर है। तो मोदी जी रहे ना रहे, वो वोटर अब मोदी जी का वोटर है। ठीक, जैसे अगर आप उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ इलाके में जाएंगे, जहां से, जिस राज्य से आप आते हैं, वहां आज भी बाबूजी कल्याण सिंह जी का एक वोटर है। ये बाबूजी का वोट है। तो जो बाबूजी का वोट है वैसा मोदी जी का वोट है। लेकिन बाबूजी भी फेज आउट किए गए, मोदी जी भी फेज आउट हो रहे हैं। ये मुझे साफ दिख रहा है कि संगठन आगे, और यही मैं कह रहा हूं गलती विपक्ष की अब ये हो रही है, खासकर कांग्रेस की, वो अभी भी चेहरे को टारगेट कर रहे हैं, जबकि आरएसएस और बीजेपी ने खुद ही चेहरे को पीछे खींच लिया है स्टेट इलेक्शंस में। आपका सवाल कि क्या एससी वोट अभी भी कांग्रेस के साथ रहेगा, मैं नहीं जानता। एक हमदर्दी है, लेकिन वो मुद्दा शायद अब नहीं इतना ज्वलंत रहा। बिल्कुल सही बात है। क्या एक नई घेराबंदी हो पाएगी, जिसको कहते हैं कास्ट सेंसस, जो जिस मुद्दे को उठाया जा रहा है? अब आप देखिए राहुल गांधी इस समय कांग्रेस में बदलाव ला रहे हैं अपने लोगों को। जैसे ये कृष्णा अलवरू का नाम हमने डाला है, वो बिहार भेजे गए। ये खास है राहुल गांधी के। राजू साहब को भी इंचार्ज बनाया गया है, मेरे ख्याल झारखंड का। मीनाक्षी नटराजन को भी इंचार्ज बनाया। ये सब ये राहुल गांधी जी की कोठरी है। लेकिन अब सवाल ये उठता है, और यही मुझे लगता है कि जो एस्पिरेशनल कॉर्पोरेट सैलरीज लेने वाला इंडिया है, मिडिल क्लास, या कोई भी एस्पिरेशनल
पर्सन है, वो कहेगा कि आप 11 साल पहले आप चार्ज में आए थे कांग्रेस के 2014 के इलेक्शन के बाद, और आपको आज समझ में आ रहा है कि गुजरात में आप ही के लोग आपको साबोटाज कर रहे हैं। आप आज तक कुछ नहीं कर पाए उसका, आप 11 साल से क्या कर रहे हैं? और लोग आपको क्यों बार बार चांस दें जब आप कुछ कर ही नहीं, अपनी पार्टी में कुछ नहीं कर पाते? ये मैं नहीं कह रहा, ये परसेप्शन बनता है स्विंग वोटर्स के बीच में, खासकर कांग्रेस का कोर वोटर तो खुश होगा ये जानकर कि भाई हमारा नेता देखिए इंटरनल डेमोक्रेसी है, कितनी वो जान रहे हैं, लेकिन वो कुछ कह नहीं रहे हैं या वो कुछ करेंगे, जो भी आपको उसका बनाना है जस्टिफिकेशन। लेकिन जो स्विंग वोटर है वो कहेगा यार ये तो अपनी पार्टी को ही साफ नहीं कर पा रहे, इनको 10-11 साल लग गए समझने में कि कांग्रेस के अंदर ही विभाजन बैठे हुए हैं। तो ये यहाँ गड़बड़ हो जाती है मैसेजिंग में। करेक्ट। इससे बेहतर क्या होता? क्या राहुल गांधी ये करते कि एक दिन ऐसा आया सुबह आप उठे और पता चला गुजरात में 20 लोगों को निष्कासित कर दिया, गेम ओवर? वो ज्यादा अच्छा लगता है ऑप्टिक्स में, पॉलिटिक्स में, भारत के संदर्भ में? आई डोंट नो, बट ये खासकर जो ऑप्टिक्स गया ना कि 40-50 लोग हैं, गुजरात एक 50 ईयर प्रोजेक्ट है, 50 साल का पेशेंस अब कहाँ है? हमारा ये वीडियो 20 मिनट का हो गया है, संकेत आपको भी डर लग रहा होगा कितने लोग पूरा 20 मिनट का वीडियो देखेंगे। हमारे तो अटेंशन स्पैन्स इतने कम हो गए हैं कि हम 5 मिनट मतलब 1 मिनट के अंदर 10 रील्स देख लेते हैं। आप कह रहे हैं 50 साल का प्रोजेक्ट है। ये अभी भी कमी है, कहीं ना किलर इंस्टिंक्ट की कमी है। अभी प्रॉब्लम क्या है डॉक्टर बत्रा, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो चीज ट्रम्प कार्ड है, अगर वही ट्रम्प कार्ड डिलीवर ना करे तो फिर उसको ट्रम्प कार्ड बने रहना चाहिए। क्योंकि टेक्निकली अगर आप देखें तो राहुल गांधी जब कांग्रेस प्रेसिडेंट थे और फिर 2019 के चुनाव में नहीं जीत पाए, तो उसके बाद फिर वो चले गए और पार्टी बहुत लंबे समय तक इट वाज इन अ स्टेट ऑफ लिम्बो। और अभी भी वो पार्टी में एक सांसद की भूमिका में है, प्रियंका गांधी एक सांसद की भूमिका में है, लेकिन वो बहुत ही पावरफुल सांसद और पार्टी के स्कीम ऑफ थिंग्स में सीडब्ल्यूसी के सदस्य ये दोनों हैं। तो प्रेसिडेंट कोई भी हो, लेकिन राहुल और प्रियंका जो गांधी फैमिली है उसके कहे बिना या उनकी मर्जी के खिलाफ जाना मुमकिन ही नहीं। सही बात है। अब ये हाई कमांड कल्चर ऐसा नहीं है कि बीजेपी में नहीं, वहां पर भी शाह मोदी, लेकिन पॉइंट इज हम देखते हैं कि बहुत जल्दी जल्दी कोर्स करेक्शन देखने को मिलता है बीजेपी में। क्या आपको लगता है ये ट्रम्प कार्ड्स कांग्रेस के वो कोर्स करेक्शन नहीं कर पा रहे क्योंकि आप ना तो पूरी तरीके से डिटैच हो रहे हैं और ना ही अटैच हो रहे हैं? वही पुरानी कहानी है कि गांधी सही है लेकिन उनके आसपास के लोग सही नहीं है, उनको सलाह अच्छी नहीं मिलती, उनका दिल सही जगह पे है। बोर हो गए हैं ये बात कर करके, ऑनेस्टली स्पीकिंग। अब प्रियंका गांधी आए हैं तो अब वो कह रहे हैं कि इलेक्शन मैनेजमेंट में शी विल प्ले मोर इंपॉर्टेंट रोल, अ क्लियरर रोल। लेट अस सी व्हाट हैपेंस। माय पॉइंट इज कि कांग्रेस पिछले 5-7 खासकर सालों से ना लोगों का पेशेंस टेस्ट कर रही है, और लोग जबकि फिर भी दे बिकम चैरिटेबल, उनको हिमाचल दे देते हैं, कभी कभी उनको तेलंगाना दे देते हैं, कर्नाटक दे देते हैं, लोकसभा में 100 सीट दे देते हैं। मैं कह रहा हूं दे देते हैं मतलब ये नहीं कि कांग्रेस के वर्कर्स काम नहीं करते। तेलंगाना कर्नाटक में कांग्रेस ने बहुत अच्छे चुनाव लड़े हैं, तभी जाके वो जीते हैं, लेकिन फिर वो खुश हो जाते हैं उतने में, ठीक है अभी हो गया, अभी रुक जाइए। आप देखिए अगर वो किलर इंस्टिंक्ट, कांग्रेस ने पिछली बार कब एक गुच्छे में 3-4 चुनाव जीते थे? 2018 में। 6.5 साल हो गए, 6.25 साल, और उसके बाद भी आपकी उसमें से एक सरकार 1.25 साल में ही उड़ गई थी। तो कांग्रेस विन्स इनफ टू सर्वाइव, कांग्रेस डजंट विन इनफ टू रिजॉइस। ये अच्छा कोट है, इसको कोई यूज कर खुद ही ये मुझे अच्छा लगता है। ये डॉक्टर बत्रा की जो स्वयं मुग्धापन है ये मुझे अच्छा लगता है। चलिए बहुत खूब। तो अब देखते हैं आगे और टेस्ट हैं। ये भी मतलब उस ऐसे बालक की कहानी है
जिसके क्वार्टरली भी होते हैं, हाफ ईयरली भी होते हैं, फिर फाइनल्स का एग्जाम भी होता है, और फिर ये साइकिल चलती रहती है। तो अभी और एग्जाम्स आ रहे हैं, इन एग्जाम्स में क्या होगा ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर बत्रा हमारे साथ जुड़ने के लिए द रेड माइक पाठशाला में। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।